हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 25 फरवरी 2025 ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से एज़ यूजुअल ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं और अगर आप लोगों को कुछ भी हेल्प मिलती है, कुछ नया आप लोग सीखते हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सो दैट कि थोड़ा सा हमारा को भी जो है वो थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस सेंस में कि ये सेशंस ऐसे ही यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं करेंगे। अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो ये हमारा आज का न्यूज़पेपर है। इसमें फ्रंट पेज पर ऐसा कोई बहुत खास न्यूज़ तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा गया है, इन शेडो ऑफ यूएस टैरिफ इंडिया बैक टू टेबल फॉर ट्रेड टॉक्स विद यूके एंड ईयू। क्योंकि अभी यूएस के साथ तो ये हो ही रहा है ना, ट्रेड का जो इशू चल रहा है, सॉरी टैरिफ का जो इशू चल रहा है ट्रेड को लेकर, कि रेसिप्रोकल ट्रेड की बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने कि जितना ट्रेड आप हमारे किसी सामान पर लगाएंगे तो उतना ही जो टैरिफ है वो हम भी आपके सामान पर लगाएंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की गई है। तो इसी को लेकर भारत जो है वो अब और देशों के साथ भी, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया या यूके हो गया, उसके साथ भी बातचीत कर रहा है ट्रेड को लेकर। ठीक है, क्योंकि हमें अपना थोड़ा सा ट्रेड डाइवर्सिफाई जो है वो करना होगा, तो उसी को लेकर ये बात यहाँ पर चल रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर US joins Russia to vote against UN resolution on Ukraine war. India and China abstain. तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस में एक रिजोल्यूशन को लेकर वोटिंग यहाँ पर की गई और उस वोटिंग में पहली बार US ने रशिया का साथ दिया है। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द रशिया इन्वेडेड यूक्रेन 3 years ago, the US voted with the Russians in an attempt to block a draft resolution by Ukraine at the UN that called for de-escalation and early cessation of hostilities and a peaceful resolution of the war against Ukraine. ठीक है, तो इस चीज़ के अगेंस्ट ये लोग जो है इन्होंने यहाँ पर वोट किया है और इंडिया और चाइना ने इससे एब्सटेन किया। इसका मतलब ये है कि de-escalation और अर्ली cessation ऑफ हॉस्टिलिटीज़ और पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ द वॉर अगेंस्ट यूक्रेन को लेकर जो यूक्रेन का ये ड्राफ्ट रिजोल्यूशन था, इसके अगेंस्ट यहाँ पर वोट किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यूएस का जो रुख है इस वॉर को लेकर वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर बाकी ऐसा और कोई खास न्यूज़ नहीं है, हम लोग सीधे आगे चलते हैं। एक्सप्लेन पेज पर हम लोग यहाँ पर भी कोई खास आर्टिकल नहीं है। एक्सप्लेन पेज पर हम लोग 2 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल है अबाउट द स्ट्रेटेजी ऑन फर्टिलाइजर्स को लेकर। ठीक है, कि इंडिया कैसे जो अपना यूरिया, डीएपी और एमओपी का कंजम्पशन है उसको कैसे कम कर सकता है, उसके बारे में बात होगी। और एक हम लोग यहाँ पर एक रोड है, दैट इज़ टी हॉर्स रोड। ठीक है, जो इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है थ्रू तिब्बत, उसकी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल लग रहा है मुझे ये भी। और इसके बाद एक इकोनॉमी वाले पेज पर एक आर्टिकल है, ये भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, कि व्हाट्स एलिंग इंडियाज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कि इंडिया का जो टेक्सटाइल क्षेत्र या जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, और इन द गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव कम्पिटिटिवनेस, और सरकार ने क्या प्रयास किए हैं इस सेक्टर की कम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए या इम्प्रूवमेंट किया है कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए। तो इस बारे में हम लोग ये 3 आर्टिकल्स जो है वो देखेंगे। तो एक एक करके इन आर्टिकल्स को हम लोग देखना शुरू करते हैं। दीज आर द ओनली 3 आर्टिकल्स विच वी हैव टुडे, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये लिखा गया है कि कैपिंग और रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ यूरिया, डायमोनियम फॉस्फेट एंड म्यूरेट ऑफ पोटैश हैज़ बिकम अ स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव ऑफ सॉर्ट्स फॉर इंडिया। यानी कि यूरिया, डीएपी और एमओपी के कंजम्पशन को, उपभोग को कम करना या उसके ऊपर एक कैप लगाना, ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि इनके कंजम्पशन को कम करना ज़रूरी हो गया है? बिकॉज ऑल दीज फर्टिलाइजर्स
आर इम्पोर्टेड। ठीक है, या तो ये सारे के सारे फर्टिलाइजर्स हम लोग फाइनल फॉर्म में इंपोर्ट करते हैं, और या फिर इन फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए जिन रॉ मटेरियल्स का यूज़ होता है हम उनको किसी ना किसी फॉर्म में इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि इनका जो कंजम्पशन है वो कम करने की ज़रूरत है। अब जैसे म्यूरेट ऑफ पोटैश है MOP, ये पूरी तरीके से इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब ये फाइनल फॉर्म में इंपोर्ट किया जाता है कौन कौन से देशों से, जैसे कि कनाडा, रशिया, जॉर्डन, इजराइल, तुर्कमेनिस्तान एंड बेलारूस। एज इंडिया हैज़ नो माइनेबल पोटैश रिजर्व, क्योंकि इंडिया में पोटैश जो होता है, ठीक है, उसका बिल्कुल भी माइन करने योग्य रिजर्व है ही नहीं, तो इसलिए हमें म्यूरेट ऑफ पोटैश पूरा का पूरा क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, यूरिया की अगर हम बात करें तो यूरिया में जो इंडियाज़ प्रोडक्शन है दैट मीट्स ओवर 85% ऑफ इट्स कंजम्पशन डिमांड। मतलब इंडिया में जो यूरिया की जितनी डिमांड है उसका 85% हमारे जो खुद के देश में प्रोडक्शन हो रहा है उसी से पूरी होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यूरिया को बनाने के लिए जो प्लांट्स हैं वो किससे चलते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG से, और LNG फिर हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कतर से इंपोर्ट करते हैं, US, UAE, अंगोला यहाँ से इंपोर्ट की जाती है। तो एक तरीके से वही बात हो गई कि इसका 85% जो कंजम्पशन है, जो कंजम्पशन डिमांड है वो हमारे देश में बने हुए यूरिया से ही पूरी हो रही है। लेकिन फिर वही बात है कि उस यूरिया को बनाने के लिए जो LNG एज अ रॉ मटेरियल यूज़ की जा रही है वो तो हम बाहर से ही इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना। और तीसरा जो है दैट इज़ DAP जो है वो फिनिश्ड फॉर्म में, एक फिनिश्ड फर्टिलाइज़र के फॉर्म में इंपोर्ट किया जाता है, मेनली फ्रॉम सऊदी अरब, चाइना, मोरक्को, रशिया एंड जॉर्डन। और एज वेल एज इसका जो रॉ मटेरियल है दैट इज़ रॉक फॉस्फेट, इसको इंपोर्ट किया जाता है फ्रॉम जॉर्डन, मोरक्को, टोगो, इजिप्ट एंड अल्जीरिया। सल्फर को इंपोर्ट किया जाता है फ्रॉम UAE, कतर एंड ओमान। और जो इंटरमीडिएट केमिकल्स हैं लाइक फॉस्फोरिक एसिड, इनको इंपोर्ट किया जाता है फ्रॉम जॉर्डन, मोरक्को, सेनेगल एंड टूनिशिया। अमोनिया जो है वो इंपोर्ट किया जाता है फ्रॉम सऊदी, कतर, ओमान एंड इंडोनेशिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से या तो ये पूरे के पूरे जो फर्टिलाइजर्स हैं वो इन द फाइनल फॉर्म हम लोग पूरे का पूरा फर्टिलाइज़र ही इंपोर्ट कर रहे हैं, या फिर उस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं उनका किसी न किसी तरीके से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए शुरुआत में कहा गया है कि इनका कंजम्पशन जो है उसको कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। अब इसके बाद आगे लिखा है बिसाइड्स इम्पोर्ट डिपेंडेंस। ठीक है, इम्पोर्ट डिपेंडेंस तो है ही है, मेड वर्स बाय द डेप्रिसिएशन ऑफ अ रुपी, है ना, और रुपया गिर रहा है तो उसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है कि जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है, मतलब इम्पोर्ट के ऊपर एक तो हमारी निर्भरता है, और वो स्थिति ख़राब इस वजह से भी हो रही है क्योंकि रुपया गिर रहा है। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर रुपया ज़्यादा गिरेगा, कोई सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं और रुपये की कीमत अगर गिरती जाएगी तो हम लोग तो पेमेंट, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, उसमें हम लोग कोई भी चीज़ किसी भी देश से खरीदें, हम सारा का सारा पेमेंट जो है वो किस में करते हैं, डॉलर्स में। हम पहले अपनी करेंसी यानी कि रुपये को कन्वर्ट करते हैं डॉलर में और फिर पेमेंट होता है ना। तो यानी कि जितना ज़्यादा हमारा इम्पोर्ट उतना ज़्यादा हम डॉलर्स पे कर रहे हैं, और रुपया गिर रहा है तो 100 रुपया बराबर जो नंबर ऑफ डॉलर्स है वो वैल्यू कम होती चली जाएगी, है ना, क्योंकि 100 रुपये में या 80 रुपये में या 86 रुपये में जो डॉलर पहले कुछ समय पहले 80 रुपये में था अब वो 86 रुपये में हो गया। यानी कि $1 अगर हमें किसी को देना है तो पहले हमारी जेब से 80 रुपये निकलते, अब वो 86 रुपये 87 रुपये निकल रहे हैं, तो हमारा नुकसान ज़्यादा हो रहा है। एक तो ये बात है। ठीक है, द सेकेंड रीज़न फॉर लिमिटिंग यूरिया, DAP एंड MOP यूसेज इज़ दैट दे आर हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर्स। इस टर्म को याद रखिएगा कि ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो डायमोनियम फॉस्फेट यानी कि DAP हो, और चाहे वो MOP हो, म्यूरेट ऑफ पोटैश हो, ये सारे के सारे फर्टिलाइजर्स क्या कहलाते हैं, दीज आर नोन एज हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर्स। हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर्स का मतलब वो होता है ऐसे फर्टिलाइजर्स जिसमें किसी एक तरीके का जो न्यूट्रिएंट है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे यूरिया और MOP की अगर हम बात करें तो इनमें 46% नाइट्रोजन और 60% पोटैश है। मतलब यूरिया में 46% नाइट्रोजन है और म्यूरेट ऑफ पोटैश की बात करें तो उसमें 60%, 60% क्या है, पोटैश। ठीक, वहीं अगर हम बात करें फॉस्फेट या DAP की तो DAP में 46% फॉस्फोरस है और 18% नाइट्रोजन है। ठीक है, तो यानी कि ऐसे फर्टिलाइजर्स जिनमें किसी एक तरीके का जो न्यूट्रिएंट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उनको कहा जाता है हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। आगे लिखा गया है कि मोस्ट क्रॉप्स डोंट रिक्वायर फर्टिलाइजर्स विद सच अ हाई परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट्स।
ठीक है, ये क्रॉप्स के लिए भी ठीक नहीं है कि ज़्यादातर क्रॉप्स को ऐसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती जिनमें कोई एक इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट की मात्रा या परसेंटेज इतना ज़्यादा होता है। क्रॉप्स को ज़रूरत होती है बैलेंस फर्टिलाइजेशन की, है ना। बैलेंस फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट्स विद न्यूट्रिएंट्स इन द राइट क्वांटिटीज एंड रेशियोज फॉर इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन थ्रू द प्लांट रूट्स एंड लीव्स। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है प्लांट्स को भी जिनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही मात्रा में हो, राइट क्वांटिटीज़ और राइट रेशियो प्रपोर्शन में हो, ताकि उनका जो प्लांट्स के रूट्स और लीव्स हैं वो सही तरीके से उनका एब्जॉर्प्शन कर सकें। ठीक है, तो प्लांट्स को सिर्फ और सिर्फ एनपीके फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ, यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, सिर्फ इनकी ही ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ प्लांट्स को कुछ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जैसे कि सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी भी ज़रूरत होती है। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक जिंक, आयरन, कॉपर, बोरॉन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, इनकी भी ज़रूरत प्लांट्स को होती है। ठीक है, अब इसके बाद आगे लिखा गया है कि वीनिंग अवे फार्मर्स फ्रॉम हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर्स ऑल्सो ट्रांसलेट्स इनटू, यानी कि अगर आप फार्मर्स को इन हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर से अलग करते हैं, है ना, या मतलब फार्मर्स को एक तरीके से आप डिस्करेज करते हैं ये हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने के लिए, तो इससे होता क्या है, दिस ट्रांसलेट्स इनटू मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ इम्पोर्टेड मटेरियल। तो इससे होगा ये कि जो हम इम्पोर्टेड मटेरियल, जो मटेरियल इम्पोर्ट कर रहे हैं उसको हम और बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे, उसका एफिशिएंट यूज़ होगा, और साथ ही साथ जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी थोड़ा सा कम होगा, यानी कि हमारे देश से जो डॉलर्स बाहर जा रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे। अब इफेक्टिव डीएपी रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट इज़ 2020-013, या इसको कहा जाता है अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट। ठीक है, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र है जिसमें 20% नाइट्रोजन है, 20% फॉस्फोरस है, पोटेशियम इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 0% पोटेशियम है, और सल्फर इसमें है 13%। तो ये एक इफेक्टिव सब्सटीट्यूट के रूप में उभरा है फॉर डीएपी डिस्पाइट हैविंग लेस देन हाफ ऑफ द लेटर्स पी कंटेंट। यानी कि डीएपी में जितना फॉस्फोरस का कंटेंट होता है उससे आधा इसमें फॉस्फोरस का कंटेंट है, लेकिन फिर भी ये एक डीएपी के सब्सटीट्यूट के रूप में सामने आया है। डीएपी इज मैन्युफैक्चर्ड, डीएपी को कैसे बनाया जाता है, डीएपी मतलब डायमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, डीएपी को मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय इंपोर्टिंग मर्चेंट ग्रेड फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ऐसा फॉस्फोरिक एसिड जिसमें लगभग 52 से 54%, 52 to 54% ऑफ फॉस्फोरस कंटेंट होता है, उसको इंपोर्ट करते हैं और उसको रिएक्ट कराया जाता है विद दी अमोनिया। अमोनिया से बेसिकली आपका नाइट्रोजन आता है, और एंड प्रोडक्ट जो बनता है उसमें लगभग 18% नाइट्रोजन और 46% के आसपास फॉस्फोरस पाया जाता है। लेकिन बट कंपनीज कैन इंस्टेड इंपोर्ट रॉक फॉस्फेट। तो कंपनीज जो है वो फॉस्फोरिक एसिड इंपोर्ट करने के बजाय रॉक फॉस्फेट भी इंपोर्ट कर सकती हैं, जिसमें लगभग 18 से 36% फॉस्फोरस होता है। इसको रिएक्ट कराया जा सकता है विद द सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब ये रॉक फॉस्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो इससे एक वीक फॉस्फोरिक एसिड बनता है जिसमें फॉस्फोरस की मात्रा सिर्फ 27 से 29% है। इसको फर्दर रिएक्ट कराया जाता है विद अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड, और इससे ये 2020-013 जो है दैट इज अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट, ये बनाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। इसमें अमोनियम भी है, दैट इज नाइट्रोजन भी है, फॉस्फेट भी है, फॉस्फोरस भी है, और सल्फर भी है। इसमें पोटेशियम नहीं है, 0% पोटेशियम है। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि ये इंपोर्ट कर सकते हैं जो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग फॉस्फोरिक एसिड है उसको, एंड वाइल यूजिंग लेस ऑफ इट फॉर साइमल्टेनियसली रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड द सोर्स ऑफ एस एंड अमोनिया टू मेक एपीएस। ठीक है, और साइमल्टेनियसली इसका कम इस्तेमाल करके इसको साइमल्टेनियसली रिएक्ट कराया जा सकता है विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से आपको सल्फर मिल जाएगा, और अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उससे नाइट्रोजन मिल जाएगी, और उससे भी ये एपीएस जो है दैट इज अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट बनाया जा सकता है, 2020-013 वाला। ठीक है, यहाँ पर आइडिया ये है कि इज नॉट टू वेस्ट द एक्सपेंसिव फॉस्फोरिक एसिड। जो फॉस्फोरिक एसिड हम लोग खरीद रहे हैं विदेशों से, मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं, वो काफ़ी महंगा भी है, तो उसको वेस्ट नहीं करना है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि 1 टन डीएपी बनाने के लिए लगभग 460 किलो फॉस्फोरिक एसिड लगता है, और 200 किलो जो है वो अमोनिया लगती है। हेयर यू यूज़ ओनली 220 to 230 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, 220 kg ऑफ अमोनिया एंड 1200 kg ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू गेट 1 टन ऑफ 2020-013। यानी कि ये जो लास्ट वाला तरीका उन्होंने बताया है, अगर उससे आप एपीएस बनाते हैं,
अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट बनाते हैं तो उसके लिए फॉस्फोरिक एसिड की जो मात्रा है वो कम यूज़ करनी पड़ेगी। 220 से 230 किलो, 220 से 230 किलो अमोनिया और 1200 किलो के आसपास सल्फ्यूरिक एसिड, और उससे आप 1 टन यानी कि 1000 किलो ये बना सकते हैं, दैट इज़ 20-20-0-13 या अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट। अब इसके बाद ड्राइवर्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करें कि ये सब्स्टिट्यूट करने के पीछे कौन इस चीज़ को ड्राइव करेगा, तो जो ये अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट है ये ऑयल सीड्स के लिए, पल्सेस के लिए, मेज़, कॉटन, अनियन, चिली और अदर सल्फ्यूरिक हंगरी क्रॉप्स यानी कि ऐसी क्रॉप्स जिनमें सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, इवन जो पी और के यानी कि पोटेशियम और फॉस्फोरस और पोटेशियम की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है ऑफ पोटैटो, उसको भी इसके थ्रू इफेक्टिवली मीट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे इस तरीके के जो सल्फेट ये हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, दैट इज़ 10 26 26 10 0 और 12 32 16 0 यानी कि दिस इज़ NPKS, है ना। इस तरह के कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स के थ्रू इनकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी की जा सकती है। तो यहाँ पर ये आगे कह रहे हैं कि वी शुड रिजर्व DAP यूज़ ओनली फॉर वीट, राइस एंड शुगर केन, कि DAP का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वीट के लिए, गेहूं के लिए, धान के लिए और शुगर केन यानी कि गन्ने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आगे यहाँ पर बताया गया है कि ये जो 2020-013 की सेल है ये पिछले साल इसमें 32% का इजाफा हुआ है। ठीक है, 4.9 मिलियन टन ये पहुंच गई है इन अप्रैल टू जनवरी 24 से 25 के बीच में, टू 6.5 मिलियन टन इन अप्रैल टू जनवरी 23-24। ठीक है, मतलब 24-25 में, एक मिनट, रिकॉर्डेड अ 32% जंप फ्रॉम दिस एंड दिस टू, या आई थिंक उल्टा तो नहीं हो गया इनका डेटा। एक मिनट, किसकी बात हो रही है? APS की, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं 2023-24 का अप्रैल टू जनवरी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, ये डेटा इनका उल्टा हो गया है यहाँ पर, क्योंकि जंप बता रहे हैं और, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जनवरी, अप्रैल टू जनवरी 2023-24 यानी कि 2023 के अप्रैल से लेकर 2023-24 के जनवरी तक जो इसका यूज़ है दैट इज़ 2020-013 का ये 49.1 है, और अप्रैल टू जनवरी 24-25 में ये 65 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये डेटा जो है इसका उल्टा हो चुका है। यहाँ पर वही लिखा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने लिखा है अप्रैल टू जनवरी 24-25 में ये 4.9 मिलियन टन है और 6.5 मिलियन टन हो गया है अप्रैल टू जनवरी 23-24 में। ये डेटा उल्टा हो चुका है यहाँ पर लिखते वक्त। ठीक है, और DAP का जो यूज़ है वो 14% कम हुआ है। तो DAP के अगर हम यूज़ की देखें तो DAP हाँ 101 था, 87 हो गया है, और ये आपका जो 2020-013 है ये बढ़ गया है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है कि इस साल यानी कि 24-25 के अप्रैल से मार्च तक यहाँ पर APS की सेल और ज़्यादा हो सकती है, 7 मिलियन टन तक पहुँच सकती है, और DAP जो है वो 9 मिलियन टन के आसपास रह सकता है, विच इज़ लोएस्ट सिंस 2016-17। ठीक है, 2016-17 में 89 था। 89 मतलब ये आपका डेटा दिया हुआ है लाख टन्स में, यू जस्ट डिवाइडेड बाय 10 तो यू विल गेट द डेटा इन मिलियन टन्स। ठीक है, तो 89.64 था 2016-17 में, आई एम टॉकिंग अबाउट DAP। ठीक है, तो ये इतने लोएस्ट स्तर पर पहुंच सकता है, और ये 65 की जगह 70 हो सकता है या 7 मिलियन टन्स हो सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद आगे लिखा है कि जो APS है दैट इज़ अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट, ये इंडिया का तीसरा सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाने वाला फर्टिलाइज़र बन गया है आफ्टर यूरिया एंड DAP। ठीक है, इसने सिंगल सुपर फॉस्फेट दैट इज़ SSP को भी अब ओवरटेक कर लिया है। प्रीवियसली द मोस्ट पॉपुलर ऑल्टरनेटिव टू DAP, पहले DAP का जो मोस्ट ऑल्टरनेटिव पॉपुलर ऑल्टरनेटिव था वो SSP था, सुपर सल्फेट फॉस्फेट, लेकिन अब वो उसको APS ने ओवरटेक कर लिया है। ठीक है, SSP जिसमें 16% फॉस्फोरस 11% सल्फर है, इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय रिएक्टिंग रॉक फॉस्फेट डायरेक्टली विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, रॉक फॉस्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डायरेक्टली इसमें रिएक्ट किया जाता है बिकॉज इसमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं है।
एपीएस जो है इसको ट्रेडिशनली कंज्यूम किया जाता था साउथ में, सर ठीक है, 60% इसका इस्तेमाल साउथ में होता था और वेस्ट में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में। लेकिन पिछले 4-5 सालों में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो ईस्ट और इवन नॉर्थ में भी बढ़ी है, और वो भी अक्रॉस अलग अलग क्रॉप्स में। इट इज़ अ स्टेबल प्रोडक्ट विद पी इन वाटर सॉल्यूबल फॉर्म। ठीक है, इसमें ये एक स्टेबल प्रोडक्ट है, इसमें जो फॉस्फोरस है वो वाटर सॉल्यूबल फॉर्म में है, और बिसाइड्स हैविंग एन, ठीक है, एन मैंने आपको बताया कि एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं होता, और इसमें एस भी होता है, एस जो कि डीएपी में भी नहीं होता है, ठीक है, सल्फर। अब इसके बाद आगे लिखा है द की ड्राइवर हैज़ बीन द शॉर्ट सप्लाई ऑफ डीएपी एंड द गवर्नमेंट नॉट प्रोवाइडिंग इनफ सब्सिडी टू कवर इम्पोर्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो मतलब डीएपी की इस्तेमाल कम और एपीएस का इस्तेमाल ज़्यादा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि एक तो डीएपी की सप्लाई कम हो रही है, और साथ ही साथ सरकार जो है वो डीएपी के इंपोर्ट या प्रोडक्शन को लेकर कोई सब्सिडी यहाँ पर नहीं दे रही है। सरकार ने यहाँ पर जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस दैट इज़ एमआरपी है वो डीएपी का फिक्स किया हुआ है 27,000 रुपये प्रति टन। ठीक है, इसमें अब 21,000 रुपये, 21,911 की सब्सिडी जोड़ लें और लगभग 3,500 रुपये का आप स्पेशल कंसेशन जोड़ लें, तो जो ग्रॉस रियलाइजेशन बनता है वो लगभग 52,411 रुपये बनता है प्रति टन के हिसाब से। इसके अगेंस्ट जो रूलिंग लैंडेड प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड डीएपी है वो लगभग $636 या फिर लगभग 55,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से है। और उसी पर अगर आप कस्टम ड्यूटी जोड़ दें, पोर्ट हैंडलिंग, बैगेजिंग, इंटरेस्ट, डीलर का मार्जिन और बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं, तो टोटल कॉस्ट 65,000 रुपये प्रति टन से ऊपर पहुंच जाती है। इसीलिए इंपोर्ट जो है वो इसके क्या हो गए हैं, अनवाइबल, और इसी वजह से इसका इंपोर्ट जो है वो गिर गया है। ठीक है, अप्रैल टू जनवरी 2023 में जहां 5.1 मिलियन टन था वो गिर के 4.3 मिलियन टन हो गया है इन अप्रैल टू जनवरी। ऑन दी अदर हैंड जो एपीएस की एमआरपी है वो सिर्फ डीएपी से 2600 के जो 26,000 है वहाँ पर है। ठीक है, डीएपी से 1,000 कम। एंड बाय सेलिंग ट्वाइस द नंबर ऑफ बैग्स फ्रॉम द सेम क्वांटिटी ऑफ फॉस्फोरिक एसिड कंपनीज आर मेकिंग सम मनी नॉट लूजिंग एज देवर विद डीएपी नाउ। ठीक है, तो वो कंपनीज जो हैं जितना फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल होता था उतने ही इस्तेमाल करके डबल द क्वांटिटी ये इसको बेच पा रहे हैं, और कंपनीज जो है वो कुछ पैसा बना रही हैं, है ना। कम से कम डीएपी के साथ जैसा उनका पैसा वो लूज़ कर रहे थे वैसा तो नहीं हो रहा है। इसके बाद रोड अहेड की बात करें तो इस फिस्कल में यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 में जो एनपीकेएस कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स है इनकी सेल बढ़ने की उम्मीद है ना, 14 मिलियन टन तक पहुंच सकती है, ऑलमोस्ट डबल द 7.3 मिलियन टन ऑफ 2013-14। एंड इसका ज़्यादातर इसी की वजह से है जो सेल बढ़ रही है 2020-13 जो कि डीएपी को धीमे धीमे रिप्लेस कर रहा है। इसी तरीके के लिए एक और मार्केटिंग पुश ज़रूरी है इन फर्टिलाइज़र्स के लिए भी, जो बाकी और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैं इनके लिए भी, है ना, सो एज टू मिनिमाइज द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ एमओपी एंड सेलिंग ओनली आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग इनटू दीज कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, उससे क्या हो गया कि एमओपी जो है म्यूरेट ऑफ पोटैश उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन कम हो जाएगा, और सिर्फ उनको जब इस तरह के कॉम्प्लेक्स में यूज़ किया जाएगा तभी सेल किया जा सकता है। अल्टीमेट गोल मस्ट बी टू कैप इफ़ नॉट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ ऑल हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर्स एंड दैट इंक्लूड्स यूरिया। तो अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि अगर आप जितने भी हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर्स हैं लाइक डीएपी, लाइक एमओपी, लाइक यूरिया, अगर आप उनके कंजम्पशन को कम नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम उनके ऊपर एक कैप लगाएं कि इससे ज़्यादा कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसमें यूरिया भी शामिल है, सिर्फ डीएपी या एमओपी की बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट यूरिया एज वेल। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आई। मैं जब भी इस तरीके के ना एग्रीकल्चर रिलेटेड आर्टिकल आते हैं खासकर फर्टिलाइज़र वगैरह को लेकर तो डिटेल में कवर इसलिए करता हूँ क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीएस पेपर 3 में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपसे फर्टिलाइज़र वगैरह के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में, है ना, कि कैसे जो है वो इंडिया अपने यूरिया, डीएपी, एमओपी की कंजम्पशन को कम करे। ठीक है, और कैसे जो है मतलब कौन कौन से ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनके थ्रू ये पॉसिबल हो सकता है ना। जैसे एपीएस एक बढ़िया अभी ऑल्टरनेटिव दिख रहा है ना डीएपी का, इस तरीके से। क्लियर है बात? चलिए, इकोनॉमी में इस आर्टिकल को आप लोग लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं द हिस्टोरिक टी हॉर्स रोड की। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट।
तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे द हिस्टोरिक ट्री हॉर्स रोड दैट इज कनेक्टिंग इंडिया एंड चाइना थ्रू तिब्बत। अब ये क्या है देखिए, चाइना के जो एम्बेसडर है टू इंडिया दैट इज जू फ्योंग, इन्होंने संडे को ट्विटर यानी कि एक्स पर एक पोस्ट किया अबाउट द हिस्टोरिक ट्री हॉर्स रोड विच स्पैंड मोर देन 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर लंबी ये रोड हुआ करती थी और ये कनेक्ट करती थी चाइना को टू इंडिया वाया तिब्बत। ठीक है, अब ये क्या रोड है इसके बारे में देखेंगे। हालांकि ये जो सिल्क रोड है, ठीक है, उतनी वेल नोन या उतनी प्रचलित तो नहीं है जो कि यूरोप और चाइना को जोड़ती है, लेकिन जो टी हॉर्स रोड है ये क्रूशियल कमर्शियल पाथ पे हुआ करता था कई सेंचुरीज तक। ठीक है, टी फ्रॉम अक्रॉस चाइना वॉज ट्रांसपोर्टेड टू Zhejiang, that is Tibet, and then shipped to Kolkata via the Himalayan passes and sold in Europe and Asia on a massive scale. तो चाइना से जो टी आया करती थी वो तिब्बत आती थी और वहाँ से फिर कोलकाता, है ना, हिमालयन पासेस के थ्रू कोलकाता आती थी और उसके बाद यूरोप और एशिया में इसको बहुत बड़े स्तर पर बेचा जाता था। अ नेटवर्क ऑफ रोड्स, तो ये जो बेसिकली ट्री हॉर्स रोड है ये कोई सिंगल रोड नहीं है, ठीक है, बट अ नेटवर्क ऑफ, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ branching paths that began in southwest China and ended in the Indian subcontinent। यानी कि साउथ वेस्ट चाइना से जो रोड्स का नेटवर्क निकलता था और वो खत्म होता था इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जाके, उसको कहा जाता था ट्री हॉर्स रोड। इसके जो दो मेन पाथवेज थे, दे पास्ड थ्रू सिटीज लाइक डाली एंड लिजियांग इन यूनान प्रोविंस, रीच्ड लहासा इन तिब्बत एंड बिफोर एंटरिंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वेयर दे ब्रांच्ड इनटू प्रेजेंट डे इन इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो दो मेन पाथवेज थे, वो इन दो शहरों से निकलते थे, चाइना का जो यूनान प्रोविंस है उसके डाली और लिजियांग से, उसके बाद तिब्बत, वहाँ से पहुँचते थे तिब्बत के लहासा, और उसके बाद इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहुँचते थे और वहाँ से आज के जो तीन हमारे देश अलग अलग हो चुके हैं, नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश, वहाँ पर ये ब्रांच अलग अलग इनकी जाती थी। दीज रूट्स वर पेरिलियस टू ट्रेवल ऑन, ये मतलब ये रास्ते चलने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थे क्योंकि डिफ़िकल्ट टेरेन से होके गुजरते थे और कहीं कहीं पर इनमें मतलब इतना ज़्यादा एलिवेशन था कि ये 10,000 फुट की ऊंचाई तक ये रास्ते पहुंच जाते थे, तो इसलिए ये बहुत डिफ़िकल्ट पाथवेज थे टू ट्रेवल। अब ट्री हॉर्स रोड का जो ओरिजिन है इसको हम ट्रेस कर सकते हैं टू द रूल ऑफ टेंग डायनेस्टी इन चाइना। चाइना में जब 618 से लेकर 907 ईस्वी के दौरान टेंग डायनेस्टी का रूल हुआ करता था, तब इन ट्री हॉर्स रोड को वहाँ से ट्रेस किया जा सकता है। बुद्धिस्ट मॉन्क यीजिंग की राइटिंग जो ये बताती है, जिसने बेसिकली नालंदा यूनिवर्सिटी का एक मोस्ट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें मेंशन किया है कि प्रोडक्ट्स लाइक शुगर, टेक्सटाइल्स एंड राइस नूडल्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साउथ वेस्टर्न चाइना टू तिब्बत एंड इंडिया वाया हॉर्सेज, लेदर, तिब्बतन गोल्ड, सेफ्रन एंड अदर मेडिसिन हब्स वेंट टू चाइना। कि कौन सा सामान चाइना से यहाँ आता था और कौन सा सामान यहाँ से चाइना जाता था, ये उसने वहाँ पर बताया है। ठीक है, ओवर द टाइम द ट्रेड फोकस्ड ऑन टीज एंड हॉर्सेज, समय के साथ साथ ये जो व्यापार है ये टीज यानी कि चाय और घोड़ों के ऊपर ज़्यादा इसका फोकस रहा। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है फ्रॉम द सोंग डायनेस्टी वो ये चीज़ बताती है। अब टीज एंड हॉर्सेज की अगर हम बात करें तो द मेन ड्राइवर फॉर दिस इज बिलीव टू बी द डिमांड फॉर टी अमंग तिब्बतन नोमैड्स लिविंग इन कोल्ड एंड अनफॉरगिविंग कंडीशंस। ठीक है, जो तिब्बतन नोमैड्स हुआ करते थे, तिब्बत के जो नोमैड्स होते थे, उनके बीच में चाय की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी क्योंकि वो ऐसी कंडीशंस में रहते थे विच वर वेरी कोल्ड, वेरी अनबियरेबल टाइप ऑफ कंडीशंस। ठीक है, और हॉर्सेज जो है दे वर अ वाइटल मिलिट्री रिसोर्स एज वेल एज अ मीन्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मिलिट्री रिसोर्स भी थे, है ना, और एज अ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इनका इस्तेमाल होता था। बट द सेंट्रल प्लेन्स ऑफ चाइना डिड नॉट प्रोड्यूस हॉर्सेज, सेंट्रल प्लेन्स ऑफ चाइना में हॉर्सेज नहीं पाए जाते थे, मीनिंग दैट दे हैड टू बी इम्पोर्टेड, इसलिए उनको इम्पोर्ट करना पड़ता था फ्रॉम द नेबरिंग तिब्बत एंड यूनान। ठीक है, द जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द कॉमर्शियल गुड्स टी एंड हॉर्स इन दिस केस प्रमोटेड द कॉम्प्लीमेंट्री एक्सचेंज एक्टिविटीज एंड फॉर्म्ड द टी एंड हॉर्स एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, तो ये जो कॉमर्शियल गुड्स थे दैट इज टी एंड हॉर्स, इनके जोग्राफिकल फीचर्स की वजह से कॉम्प्लीमेंट्री एक्सचेंज होना शुरू हुआ टी और हॉर्सेस का, है ना, और उसी का एक मार्केट यहाँ पर बन गया। बाय द 10th century ऑफिशियल फैसिलिटीज वर इस्टेब्लिश्ड अलॉन्ग द बॉर्डर कंट्रीज इन चाइना टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज द ट्रेड। ठीक है, एक ही बार होगा ये ट्रेड,
एंड विद द राइज एंड फॉल ऑफ किंगडम्स ट्रेड एब्ड एंड फ्लोड ओवर द नेक्स्ट फ्यू सेंचुरीज। ठीक है, तो 10वीं सेंचुरी तक कई सारी बॉर्डर काउंटीज़ जो हैं वो बनाई गई चाइना में, ताकि इस ट्रेड को जो है वो कंट्रोल और सुपरवाइज किया जा सके। और उसके बाद फिर अलग अलग किंगडम्स आते रहे जाते रहे, तो जो ट्रेड है ये कभी बहुत अच्छे स्तर पर था, कभी थोड़ा सा गिरावट इसमें आई, लेकिन ये ट्रेड चलता रहा। अब जैसे कि एक इंस्टेंस बताया गया है कि टी वॉज प्रेस्ड टुगेदर एंड पैक्ड इनटू ब्रिक्स। ठीक है, चाय को जो है वो प्रेस करके ब्रिक्स के फॉर्म में पैक किया गया, अ फॉर्म ऑफ पैकिंग दैट रिमेन्स पॉपुलर टिल डेट एंड वॉज अकिन टू करेंसी इन मेडिवल तिब्बत। ठीक है, मतलब इस तरीके का एक पैकिंग बनाते थे जैसे कि आज भी कभी कभी पॉपुलर देखने को मिलता है। और ये एक तरीके से जो मेडिवल तिब्बत था वहाँ पर ये करेंसी के रूप में इसको देखा जाता था। मीनवाइल स्टडी तिब्बतन स्टीड्स became central to China's fights against the nomadic tribes from Mongolia, the predecessors of the mighty Genghis Khan। ठीक है, जो स्टडी तिब्बतन स्टीड्स, स्टीड्स का मतलब होता है हॉर्स, हॉर्स मेंट फॉर राइडिंग। ठीक है, जो तिब्बतन स्टीड्स हैं वो चाइना के फाइट में अगेंस्ट द जो नोमैडिक ट्राइब्स थे फ्रॉम मंगोलिया, उनके खिलाफ लड़ाइयों में उनका इस्तेमाल होने लगा। यानी कि चाइना से यहाँ चाय आने लगी और तिब्बत की तरफ से वहाँ को हॉर्सेस जाने लगे। ठीक है, तो बेसिकली ये मंगोलिया की जो नोमैडिक ट्राइब्स थी उनके अगेंस्ट लड़ते थे, और ये मंगोलिया की नोमैडिक ट्राइब जो है ये और कोई नहीं बल्कि जो गेंगिस खान या चंगेज़ खान जिसको हम बोलते हैं उसके ही प्रीडिसीजर्स हुआ करते थे। इन मॉडर्न टाइम्स 1912 में एज द टाइम ऑफ किंग डायनेस्टी केम टू एन एंड द हॉर्स एंड टी रोड वुड कंटिन्यू टू रिमेन सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब ये क्विंग डायनेस्टी हुआ करती थी, ये अपने अंत की तरफ थी, लेकिन फिर भी हॉर्स टी रोड इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो बनी रही। Domestic turmoil and foreign aggressions provided a unique opportunity for the trading systems in southwest China। ठीक है, साउथ वेस्ट चाइना में ये एक ट्रेडिंग सिस्टम की अपॉर्चुनिटी जो है वो बना रहा है ना। कई सारे फॉरेन एग्रेशन हुए, डोमेस्टिक टर्मोइल हुआ, लेकिन उसके बावजूद थ्रू द रोड न्यू टेक्निक्स एंड गुड्स वर ब्रॉट टू द लेस डेवलप्ड mountainous regions of Yunnan। Additionally, with China now being in greater contact with the world market, यूनान्स टी इंडस्ट्री भी रैपिडली एक्सपेंडेड। ठीक है, तो कई सारी टेक्निक्स और गुड्स जो हैं जो लेस डेवलप्ड माउंटेनियस रीजन था यूनान का, वहाँ पर ये सामान आने लगा। और चाइना क्योंकि अब पूरी दुनिया के साथ कॉन्टैक्ट उसके बन चुके थे, तो यूनान की जो टी इंडस्ट्री है वो भी बहुत तेज़ी से एक्सपेंड करने लगी। इसके बाद ड्यूरिंग दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रोड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्टिंग सप्लाइज टू द फ्रंटलाइन बैटलफील्ड्स इन चाइना। क्योंकि जापान ने उसका ऑलमोस्ट चाइना के सभी कोस्ट लाइन और एयर स्पेस के ऊपर कंट्रोल कर रखा था, तो इसलिए चाइना में जो भी सामान वगैरह पहुंचना था वो इस रास्ते से पहुंचता था। विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक इन 1949 द टी हॉर्स रोड विटनेस्ड ग्रेजुअल डिक्लाइन। अब जब वहाँ पर ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन जाता है 1949 में, तो उसके बाद ये जो टी हॉर्स रोड है ये धीमे धीमे डिक्लाइन होना शुरू करता है। Most notably, porters who would carry loads of up to 150 kg mostly stopped the back-breaking work following the Mao Zedong's land reforms। जब माओ जेडोंग ने ये लैंड रिफॉर्म्स अपने लाए, तो उसके बाद वहाँ पर जो पोर्टर्स हुआ करते थे जो 150 किलो का सामान अपनी पीठ पर लेके चलते थे, उन्होंने ये काम करना बंद कर दिया। उसके बाद चाइना ने जो है वो टूरिज़्म प्रमोट करना शुरू किया ऑफ लेट, मतलब रिसेंटली, अलॉन्ग द हिस्टोरिक पाथ। जो लिजियांग शहर की मैंने बात की, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाता है इन 1997। और यूनेस्को की वेबसाइट ये कहती है कि फ्रॉम द 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स द ओल्ड टाउन ऑफ लिजियांग वॉज एन इम्पॉर्टेंट गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फॉर ट्रेड बिटवीन सिचुआन, यूनान एंड तिब्बत, एंड इज वेयर द सिल्क रोड इन द साउथ जॉइन्स द एशियन चामा, दैट इज टी एंड हॉर्स रोड्स। ठीक है, यानी कि ये इस शहर की बात की गई है लिजियांग की, जो 1997 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनता है, कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर से इम्पॉर्टेंट गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ये बन गया था। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रेड होता था बिटवीन सिचुआन, यूनान और तिब्बत के बीच में, जो ये एक आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बन गया था, है ना। और यही वो जगह है जहाँ पर साउथ से जो आती हुई सिल्क रोड है, वो जो ये ट्री एंड हॉर्स रोड है, इसको एंशिएंट चामा रोड्स भी कहा गया है, उससे मिलती है। ठीक है, यहाँ पर इसका एक थोड़ा सा मैप दिखाया गया है, इफ़ आई कैन शो यू। ये देखिए इस तरीके से है। ठीक है, दिस इज़ योर लिजियांग, इस शहर की बात हो रही है, लिजियांग, डाली, देन चेंगडू, कैमडो, लासा, फिर यहाँ से ये इधर को तरफ को निकलती है, दैट इज़ कोलकाता तक। ठीक है,
दिस वॉज योर कैरिंग टी इन सिचुआन लेफ्ट अलॉन्ग टी हॉर्स रोड, वो तो इसकी बात हो रही है, किस तरीके से टी कैरी किया करते थे ये लोग, है ना, पोर्टर्स वगैरह जो मैंने आपको बताया वो आएंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो इम्पॉर्टेंट है, अच्छा आर्टिकल मुझे लगा तो इसलिए मैंने उसको कवर किया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि चाइना को लेकर ये सिल्क रोड वगैरह तो जानते हैं सब लोग, पर ये टी हॉर्स रोड क्या है, ये एक नई चीज़ लगी। ठीक है, आप लोगों को इसके बारे में पहले से पता था, आप लोगों ने कहीं पढ़ा था, सुना था, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग इस आर्टिकल को देखते हैं। ये बात कर रहा है कि व्हाट्स एलिंग इंडियाज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव कम्पिटिटिवनेस। तो इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये इज़ अमंग द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में एक तरीके से सबसे बड़ी आप कह सकते हैं। इसकी जो वैल्यू चेन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, कॉटन कल्टीवेशन से लेकर हाई एंड अपैरल मैन्युफैक्चरिंग तक यहाँ पर सब कुछ होता है। लेकिन इतने बड़े स्केल के बावजूद इंडिया जो है वो चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से पिछड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। इनको फ़ायदा हो रहा है कि इनका वर्टिकली इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन्स है, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट है और सिंपल रेगुलेशंस है। ठीक है, हमारे देश में ये तीनों ही चीज़ों की कमी है। Despite being a global leader in cotton and synthetic fiber production, India's textile and apparel industry has recorded sluggish growth in the recent years. यानी कि कॉटन और सिंथेटिक फाइबर के प्रोडक्शन में हम एक ग्लोबल लीडर होने के बावजूद हमारी जो टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री है यहाँ पर जो ग्रोथ है वो पिछले कुछ सालों से काफ़ी कम देखने को मिल रही है। और अब सस्टेनेबिलिटी बढ़ रही है एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ जो कॉस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, स्पेशली स्मॉलर फर्म्स के लिए। अब हम बात करते हैं अबाउट फाइबर टू फैब्रिक एंड ओवरव्यू। चाइना के बाद भारत जो है वो दुनिया में कॉटन यानी कि कपास का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। पूरे दुनिया का जितना भी प्रोडक्शन होता है कपास का उसमें से 24% भारत में होता है। कॉटन कल्टीवेशन में लगभग 60 लोग फार्मर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, मोस्टली गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना से। एंटायर कॉटन की जो टेक्सटाइल वैल्यू चेन है, दैट इज़ फ्रॉम प्रोसेसिंग रॉ फाइबर एंड स्पिनिंग यार्न टू वीविंग फैब्रिक, डाइंग एंड स्टिचिंग, इसमें लगभग 4.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं पूरी वैल्यू चेन में। ठीक है, जो रॉ फाइबर है उसको प्रोसेस करने से लेकर फिर उसकी जो यार्न स्पिन होती है वहाँ से लेकर फिर उसका फैब्रिक बनता है, फिर डाइंग होती है, उस फैब्रिक की कलरिंग होती है, उसमें फिर स्टिचिंग होती है, उन सब में लगभग 4.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। वाइल फाइबर कंजम्पशन इन इंडिया टिल्ट्स हेविली टुवर्ड्स कॉटन, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑल्सो कंज्यूम्स अदर नेचुरल फाइबर्स लाइक वूल एंड जूट। ठीक है, जो फाइबर कंजम्पशन है इंडिया में उसमें ज़्यादातर फाइबर कंजम जो होता है वो कॉटन है, लेकिन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो और नेचुरल फाइबर्स को भी कंज्यूम करती है, लाइक वूल यानी कि ऊन जो हो गया, और आपका जूट। ठीक है, इंडिया इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैन मेड फाइबर्स। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैन मेड फाइबर का भी, और इसमें जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो लीड कर रही है इन पॉलिएस्टर फाइबर, और आदित्य बिरला ग्रुप का जो ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड है इज़ दी ओनली डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ऑफ विस्कॉस फाइबर्स। तो इस तरीके के मैनमेड फाइबर्स भी इंडिया बना रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन में ग्लोबल लीडर होने के बावजूद जो मैन मेड फाइबर का कंजम्पशन है इंडिया में वो बहुत कम है। इट इज़ ओनली 3.1 kg पर कैपिटा अकॉर्डिंग कंपेयर टू 12 kg इन चाइना एंड 22.5 kg इन नॉर्थ अमेरिका। यानी कि वहाँ पर लोग जो मैन मेड फाइबर्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, इंडिया में काफ़ी कम हो रहा है। ओवरऑल फाइबर कंजम्पशन जिसमें नेचुरल फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स दोनों ही हैं, उसमें भी अगर हम बात करें तो इंडिया में 5.5 kg पर कैपिटा का कंजम्पशन है, ग्लोबल एवरेज जबकि 11.2 kg का है। रफली 80% ऑफ इंडियाज टेक्सटाइल वैल्यू चेन इज कंसनट्रेटेड इन MSME क्लस्टर्स विच विद इट्स ओन स्पेशलाइजेशन, ईच विद इट्स ओन स्पेशलाइजेशन। ठीक है, 80% जो इंडिया के टेक्सटाइल वैल्यू चेन है वो कंसनट्रेटेड है MSME क्लस्टर्स में। ठीक है, और उनकी खुद की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है। जैसे कि महाराष्ट्र के भिवंडी में एक की हब है फॉर फैब्रिक प्रोडक्शन, त्रिपुर इन तमिलनाडु जो है वो टी शर्ट्स और अंडरगारमेंट्स में लीड करती है। सूरत का, गुजरात का जो सूरत है वो स्पेशलाइज्ड है इन पॉलिस्टर एंड नाइलॉन फैब्रिक, और पंजाब का लुधियाना जो है वो जाना जाता है फॉर द वूलन गारमेंट्स। ठीक है, अब ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री है इसका साइज़, इसको आप छोटा साइज़ नहीं समझ सकते। ठीक है, 13% ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसी सेक्टर से आता है, 12% एक्सपोर्ट यहीं से होता है, और रफली 2% ऑफ द GDP ये भी है।
हाउएवर जो टेक्सटाइल और अपैरल में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इज स्लाइटली कॉन्ट्रैक्टेड, ये थोड़ा सा कम हो गई है पिछले 10 सालों में, ऐसा जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो बताता है। 2014-15 से लेकर 2019 के बीच में टेक्सटाइल सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग है इंक्लूडिंग द होम्स टेक्सटाइल्स, ये लगभग 0.4% के CAGR से बढ़ती है, ठीक है। और वहीं अगर हम अपैरल सेक्टर की बात करें तो ये बढ़ता है 7.7% से, CAGR मतलब जो साल का एवरेज है उसके हिसाब से। फिर FY20 से लेकर 24 के बीच में जो टेक्सटाइल सेक्टर है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है बाई 1.8% ईच ईयर, और अपैरल सेक्टर जो है वो 8.2% से, ठीक है। अब कोविड पेंडेमिक की वजह से जो ये इकोनॉमिक डाउन टर्न आता है दैट इज कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक हेडविंड्स हैज़ टेकन अ सीवियर टॉल ऑन द MSME क्लस्टर्स स्पेशली इन तमिलनाडु। तो इन सब चीज़ों के ऊपर असर पड़ता है, MSME क्लस्टर्स के ऊपर से भी असर पड़ता है, तो उस वजह से ये जो सेक्टर की ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो गई। हालांकि इंडिया जो है वो रन्स अ मैसिव ट्रेड सरप्लस इन टेक्सटाइल एंड अपैरल, ग्रोथ इन ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हैज़ बीन म्यूटेड ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। हालांकि इसमें हमारा ट्रेड सरप्लस है, ठीक है, मतलब हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं कंपेयर टू द इम्पोर्ट, लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों में जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। FY24 में एक्सपोर्ट जो है वो 34.1 बिलियन का था, FY20 के कंपैरिजन में 33.4 से बहुत ज़्यादा ऊपर ये नहीं है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एक्सपोर्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोपियन यूनियन में जाता है, और इस तरीके के ब्रांड्स जैसे कि JC पेनी, गैप और डीकैथलॉन जैसे ब्रांड्स एक्सपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये जो सेक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा लेबर इंटेंसिव भी है, ठीक है। लेबर इंटेंसिव गारमेंट और अपैरल सेक्टर, इसने गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं वर्थ 14.5 बिलियन इन FY24, और ये FY20 से भी कम हो गया है। कुछ कंपनी जैसे कि शाही एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, गोकुलदास प्राइवेट लिमिटेड एंड PDS लिमिटेड आर द लीडिंग प्लेयर्स इन दिस सेक्टर। कॉटन टेक्सटाइल सेक्टर में, जिसमें होम टेक्सटाइल्स भी हैं जैसे कि बेड शीट्स एंड टॉवल्स वगैरह, इसमें हायर एक्सपोर्ट रिकॉर्ड किया गया है FY24 में एट 12.3 बिलियन कंपेयर टू 10.2 बिलियन इन FY20। एंड कंपनीज इन दिस स्पेस, इसमें जो कंपनियां हैं दैट इज वेल स्पन लिविंग लिमिटेड एंड ट्राइडेंट लिमिटेड, दीज ऑल आर योर कंपनीज इन ये जो आपका ये है होम टेक्सटाइल्स उसमें, ठीक है। अब लो एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस की बात करें तो इंडिया लैग्स बिहाइंड चाइना, वियतनाम एंड बांग्लादेश इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स लार्जली ड्यू टू हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश से भारत टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में पीछे क्यों है? क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें तो वियतनाम जो है वो एक्सपोर्ट करता है अपैरल वर्थ रुपीज़, मतलब 2023 में करे $40 बिलियन के। These countries benefit from vertically integrated supply chains, allowing them to manufacture garments at far more competitive price. तो इस वजह से ये लोग काफ़ी सस्ते में जो है वो गारमेंट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, क्योंकि दे हैव वर्टिकली इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन्स, और उसकी वजह से इनको फ़ायदा मिल रहा है। तो यहाँ पर इंडिया के लिए जो एक चैलेंज या एक चुनौती है वो ये है इस फ्रेगमेंटेड कॉटन सप्लाई चेन। हमारी जो कॉटन सप्लाई चेन है वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, मल्टीपल स्टेट्स में इस फैली हुई है ना। इसकी वजह से जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो बढ़ जाती है और हम बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ लोकलाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वैल्यू चेन इन टर्न रिजल्ट्स इन हायर कॉस्ट रिलेटिंग टू ग्लोबल कंपिटिटर्स। तो एक तो लोकलाइजेशन नहीं है ना, क्योंकि लोकलाइजेशन अगर होता तो एक ही जगह से सारा रॉ मटेरियल आ जाता, बट लोकलाइजेशन की यहाँ पर कमी है। और साथ ही साथ जो वैल्यू चेन है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी वजह से होता क्या है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कंपेयर टू बाकी ग्लोबल कंपिटिटर्स हमारा ज़्यादा हो जाता है। वहीं दूसरी तरह अगर हम बात करें तो जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड फाइबर टू फैशन फर्म्स इन कम्पिटिटिव नेशंस है जैसे कि चाइना एंड वियतनाम एक्सपोर्ट्स, इनका प्रोडक्ट जो है वो सस्ता होता है, कंसिस्टेंट क्वालिटी मेंटेन करते हैं एंड दे आर निम्बल इनफ टू एडजस्ट टू द फास्ट चेंजिंग नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। यानी कि जो इंडस्ट्री का नेचर बदल रहा है उसमें ये एडजस्ट करने को भी तैयार है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 कहता है। स्ट्रक्चरल एडवांटेज जैसे कि वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड फ्लेक्सिबल लेबर लॉज, ये तो वहाँ पर है ही है। इन नेशंस को इस चीज़ से भी फ़ायदा मिलता है कि इनका कई सारी कंज्यूमर मार्केट्स के साथ FTAs है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसका भी इनको फ़ायदा मिलता है। इसके बाद सिंपल और लिबरल कस्टम प्रोसीजर्स फर्दर रिड्यूस द रेगुलेटरी कॉस्ट एंड लेंड अ कम्पिटिटिव एज
टू द एक्सपोर्ट्स ऑफ ग्लोबल टेक्सटाइल कंपटीटर्स सच एज चाइना एंड वियतनाम। तो इनको इस बात का भी फ़ायदा मिलता है कि एक तो कस्टम्स जो है वो काफ़ी सिंपल है, कस्टम प्रोसीजर्स काफ़ी सिंपल है, काफ़ी लिबरल है ना, और रेगुलेटरी कॉस्ट उससे कम हो जाती है, और इन देशों को कंपटीटिव एज मिल जाती है जब इस तरीके का सामान अपना एक्सपोर्ट करते हैं तब। ऑन दी अदर हैंड इंडिया के जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं दे आर कंस्ट्रेन्ड बाय कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स। यहाँ पर जो प्रोसीजर्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, फॉर विच फॉर इंस्टेंस रिक्वायर exporters to meticulously account for every square centimeter of fabric, buttons and zippers used। यानी कि इंडिया में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि जितना भी आप कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक एक टुकड़े का हिसाब देना पड़ता है, एक एक बटन का हिसाब देना पड़ता है, एक एक जिपर का हिसाब देना पड़ता है। तो वो सारे जो कंप्लायंसेज हैं वो फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल है। उस वजह से इंडिया का जो कम्पिटिटिवनेस है, जो एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस है, वो उस पर असर पड़ रहा है। जो मैन मेड फाइबर का सेक्टर है उसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उससे इंडिया की कम्पिटिटिवनेस कहीं ना कहीं ख़राब होती है। विथ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स रेस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट्स ऑफ पॉलिस्टर एंड विस्कॉस फाइबर्स, डोमेस्टिक यार्न मेकर्स हैव टू रिलाई ऑन सिग्निफिकेंटली प्राइजर लोकल ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पॉलिस्टर और विस्कॉस फाइबर्स के इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। तो इस वजह से फिर अब जो डोमेस्टिक यार्न मेकर्स हैं उनको रिलाई करना पड़ता है जो अपने लोकल ऑल्टरनेटिव्स हैं उनके ऊपर। जैसे जनवरी की अगर हम बात करें तो भारत में जो पॉलिस्टर फाइबर है वो 33 से 36% महंगा है देन इन चाइना, और विस्कॉस फाइबर जो है वो 14 से 16% ज़्यादा महंगा है। तो अगर हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को तो हमें फ़ायदा होगा, लेकिन वही है क्योंकि उसके ऊपर ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं तो हम उनको इंपोर्ट कर नहीं पाते। तो इस वजह से हमारा जो फिर हम मैन मेड फाइबर्स बनाते हैं वो महंगे हो जाते हैं। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी एंगल अब आज की डेट में जो दुनिया है वो इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज कर रही है द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, है ना, और फैशन इंडस्ट्री जो है वो भी इससे एक्सेप्शन नहीं है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले हफ्ते एक ये जो भारत टेक्स चल रहा था, दैट इज़ एक टेक्सटाइल्स का कार्यक्रम, उसमें ये कहा था कि दैट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री मस्ट एम्ब्रेस द प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्सिमाइजिंग रिसोर्स एफिशिएंसी एंड मिनिमाइजिंग वेस्ट। ठीक है, कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो है इस प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो और वेस्ट जो है वो कम से कम हो। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पर इन्होंने बताया था। आई होप बात क्लियर है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टेक्सटाइल इंडस्ट्री या टेक्सटाइल सेक्टर, कि क्यों ये उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है और सरकार इसको लेकर क्या क्या कदम उठा रही है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यही डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है कि व्हाट्स एलिंग इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट्स एंड व्हाट आर द गवर्नमेंट एफर्ट्स टू इम्प्रूव इट्स कम्पिटिटिवनेस। ठीक है, या व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव इट्स कम्पिटिटिवनेस। ठीक है, चलिए, तो यही आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। तो सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं, और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रीलिम्स का पेपर इस बार दे रहे हैं तो इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के पास होनी चाहिए जिसमें जीएस, करंट अफेयर्स, सीसेट, आपको तीनों ही चीज़ें मिल जाते हैं। देन अगर मैं बात करूं सिर्फ जीएस और सीसेट की तो वो भी आपको मिल जाएगा, ओनली जीएस एंड करंट अफेयर्स, ओनली जीएस, ओनली करंट अफेयर्स, ओनली सीसेट। ये सारी टेस्ट सीरीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं हमारे ऐप और वेबसाइट में, तो आप इनमें से जिसमें भी चाहें वो एनरोल कर सकते हैं। और हमारा सीसेट का जो बैच है ये भी चल रहा है 999 में, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। लास्ट डेट टू एनरोल इज़ 28 फेब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब आप लोगों के पास आज का दिन मिला के सिर्फ 4 दिन है इसको एनरोल करने के लिए। 28 फेब के बाद इसमें एनरोलमेंट जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर प्ले स्टोर पर आपको ऐप नहीं मिलता है तो हमसे आप इस व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें, हम आपको इसका APK लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और ऐप डाउनलोड करने का बेनिफिट ये है कि अगर आपने किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऐप के थ्रू ऑफलाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारे को जो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्लीज़ करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी, और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस सेंस में कि ये सेशंस ऐसे ही यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं।
बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।